तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक है ये है भाई चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है? चुंबकीय नाम सुना है चुंबकीय बल रेखाओं का कभी? है भाई? तो बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। साथ में अंग्रेजी वर्ड भी याद करते रहो, ठीक है ना? क्योंकि इंटर के बाद कहीं भी आपको हिंदी बहुत मुश्किल से मिलेगा कोर्स, ठीक है ना? तो अब क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं? क्या होता है भाई कि किसी अगर कोई चुंबक है, ठीक है, और चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी कंपास सुई को रखें तो वो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है। ये कल भी बताया था। तो अगर कोई हमारे पास एक चुंबक है भाई, ये एक दंड चुंबक है सपोज के लिए, या छड़ चुंबक भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका एन सिरा है और ये इसका क्या है, एस सिरा है, ठीक है। तो क्या होता है अगर हम कोई कंपास सुई यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, इसके पैरेलल रख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो, मैं कंपास सुई को इसके पैरेलल रख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अगर मैं कंपास सुई को इसके पैरेलल चलाऊं, किसके? चुंबक के पैरेलल चलाएं, तो कंपास सुई का जो रुकने का स्थान होगा वो निश्चित होगा और वो एक निश्चित दिशा में डाल के ठहरेगी। सपोज के लिए वो पहले वो इस दिशा में जाके ठहरेगी, ये इसका एस सिरा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये एन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एस सिरे को आकर्षित करेगी और एन सिरे को क्या करेगी। जैसे मैं इसका स्थान बदलता हूँ तो ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर को पैरेलल हो गया, अगली बार इसका डायरेक्शन थोड़ा और चेंज हो जाएगा और इसके बाद इसका डायरेक्शन इधर को हो जाएगा पूरी तरह से। अगर यहाँ पे रखें तो फिर वापस घूम जाएगा एकदम सेम। ये इसे दिखा देते हैं इसको, ठीक है ना। ये एस सिरा हो जाएगा, ये एन सिरा हो जाएगा। और अगर हम इसको एक काल्पनिक वक्र से मिला दें भाई, इसके शीर्षों को मिलाते रहें, तो ये एक काल्पनिक वक्र बनेगा जो कि आपको लगेगा कि ये एन सिरे से शुरू हो रही है और एस सिरे में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा को आप कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई के ठहरने की दिशा को हम अगर एक काल्पनिक वक्र से मिलाएं तो वो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा कहलाएगी, ठीक है। अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि चुंबकीय सुई कैसे रुकेगी, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज सर्किट होती है, इससे निकलती है और यहाँ प्रवेश करते हुए वापस यहाँ से निकलती है एन सिरे से और इसके अंदर से होते हुए वापस आती है और एस सिरे पे क्या करती है, यानी कि एन सिरे से बाहर निकलती है और एस सिरे में क्या करती है, प्रवेश करती है। और एस सिरे में प्रवेश करती हैं और फिर एक क्लोज सर्किल बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, सर्किल नहीं बल्कि एक बंद वक्र बनाती है और फिर इसके अंदर से होते हुए निकलती है। ध्यान दें, वैद्युत बल रेखाओं में चुंबकीय बल रेखाओं में यही अंतर है, वैद्युत बल रेखाएं क्लोज सर्किल नहीं बनाती,
क्लोज कर्व नहीं बनाती, ये क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, तो असल में क्या है, अगर आप पढ़ोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखना है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई या चुंबक सुई, कंपास सुई के विभिन्न स्थानों पर रुकने की दिशा, रुकने के द्वारा बनाया गया वक्र है। कंपास सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और उस सुई के द्वारा एक वक्र बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय रेखा या चुंबकीय बल रेखा। तो हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। और असल में क्या करती है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र की किसी स्थान पर अविरत दिशा को दर्शाती है भाई, अविरत दिशा दर्शाती, ये बताती है कि उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा को किधर को होगी। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय स्थान पर, चुंबकीय क्षेत्र की किसी स्थान पर अविरत चुंबकीय दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय बल की दिशा या चुंबकीय दिशा को दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर सपोज के लिए देखो, अगर हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। या चुंबकीय बल मत लिखो, चुंबकीय बल अभी आया ही नहीं आपके पास, इसको चुंबकीय क्षेत्र लिखो। ठीक है, तो आप परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है भाई। तो आपको परिभाषा के रूप में समझना है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं। काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जो कि चुंबक के एन सिरे से निकलता है, एन सिरे से निकलकर एस सिरे में प्रवेश करती है। एस सिरे में प्रवेश, एन सिरा का मतलब है, जहां पे भी एन सिरा बोल रहे हैं तो एन सिरे का मतलब है एन ध्रुव से है, ठीक है, नॉर्थ पोल से है, उत्तरी ध्रुव से है। तो एन सिरे से निकलकर एस सिरे में प्रवेश करती है तथा पुनः चुंबक के भीतर से गुजरते हुए एन सिरे से बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार से एन सिरे से बाहर निकलती है, एस सिरे में प्रवेश करती है और फिर वहां से अंदर से होते, चुंबक के अंदर से होते फिर एन सिरे से क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। ठीक है, और इस प्रकार से एक क्या बनाती है, काल्पनिक बंद वक्र बनाती है, काल्पनिक बंद वक्र यानी कि क्लोज्ड कर्व बनाती है भाई, एक काल्पनिक बंद वक्र बनाती है। और इस काल्पनिक बंद वक्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखा बोलते हैं या चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ गई।
चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा असल में क्या है कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक कंपास रखें, एक चुंबकीय सुई रखें, तो एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है। ठीक है, उस चुंबकीय वो जो, और अगर हम उस कंपास का स्थान बदलें तो उस सुई के दिशा भी, जिस दिशा में सुई ठहर रही थी वो दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है ना। अगर हम कंपास को इसके पैरेलल चलाएं तो जो सुई के चलने की दिशा होगी वो हमेशा एक वक्राकार होगी भाई। सुई के नोक को अगर हम डॉट 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 से मिलाते रहे वो क्या होगी? एक वक्राकार होगी, सीधी रेखा नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना। और इस वक्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय रेखा बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं। जैसे जैसे दूर जाता रहता है वक्र और बड़ा होता जाता है, जैसे नजदीक आएगा वक्र इसके। ठीक है। अब होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखा जो है वो एन सिरे से निकलती है और एस सिरे में क्या करती है? प्रवेश करती है, फिर उसके अंदर से होते हुए वापस आती है भाई। इसके अंदर से होते हुए क्या आ रही? वापस आ रही, और फिर ये एक क्लोज सर्किल है, क्लोज कर्व है, यानी बंद वक्र बनाती है। और जो ये बंद वक्र है, इस बंद वक्र के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें भाई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो बंद वक्र है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उस बिंदु पर इसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ठीक है ना। और यही केस चुंबकीय केस में होगा। अगर आप चुंबकीय जगहों पे अगर आप क्या धारावाही परिनलिका लो तो धारावाही परिनलिका से भी वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल ऐसे निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं आप देखोगे कि जो चुंबक के सिरे हैं भाई, जो चुंबक के ध्रुवों पर क्या है? वैद्युत बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पर निकट है, काफी पास पास है। ठीक है ना। और बीच में क्या है? बीच में क्या है? तो जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं जितनी निकट होती हैं उन स्थानों पर चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, इन ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है, जैसे तो चुंबकीय बल रेखाएं दूर हैं तो इन पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। जितना दूर दूर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उतना ही दुर्बल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। और आप एक चीज और ध्यान दें, अगर किन्हीं स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर है, किन्हीं स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबक के आसपास किसी स्थान पर, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। ठीक है ना। तो पृथ्वी में जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होंगी या समदूरस्थ होंगी, समांतर होंगी या समदूरस्थ होंगी, उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई? तो तीन चीजें और आपको पढ़नी है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी भी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की अविरत दिशा को दर्शाती है भाई, कि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर किस दिशा में होगा। बात समझ में आई। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकालते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ये तो आप कंपास सुई की मदद लेंगे और या फिर लोहे के बुरादे से भी निकाल सकते हैं भाई। लोहे का बुरादा से निकालना ज्यादा आसान है। आप कोई चुंबक लो और उसके आसपास लोहे का बुरादा फैला दो, या लोहे का बुरादा फैला दो और उसके आसपास कोई चुंबक रख दो, उसके बीच में कहीं पे कोई क्या रख दो, तो क्या होगा? लोहे का बुरादा अपने आप ही, जैसे चुंबक आएगा इस लाइन पे अपना आप ही फैल जाएगा, सारा चिपकेगा नहीं। देखो किनारों पे चिपक जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल क्या है, लेकिन बाकी स्थानों पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बाहर की ओर रिपल हो जाएगा। ठीक। तो चुंबकीय बल रेखा बनाएगा ऐसे, लोहे का बारीक बुरादा भी क्या बनाएगा? जिस प्रकार से कंपास सुई चुंबकीय बल रेखा दिखाएगी उसी प्रकार से लोहे का बारीक बुरादा भी क्या दिखाएगा? चुंबकीय बल रेखा के कर्व को दिखाएगा। और इस चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम
क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर यहाँ पे खींचे चुंबकीय बल रेखा दिशा इधर है चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ पे खींचे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, अलग अलग होगी चुंबक के आसपास। बात समझ में आ गई कि चुंबकीय बल रेखा क्या हुआ, कहाँ पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, नजदीक होंगी, और निश्चित रूप से कहाँ पे होंगे, ध्रुवों पे होंगे भाई। ठीक है, जो ध्रुवों पे चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं निकट है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल हमेशा क्या होता है, प्रबल होता है। और ये इस बात का भी आंसर है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल क्यों होता है। इस बात का आंसर भी क्या है कि चूंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निकट होती हैं। ठीक, तो इसलिए चुंबकीय बल जो है या चुंबकीय क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रबल कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे होता है। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर चुंबकीय बल उतना ही दुर्बल होगा, और जहाँ पर समांतर होंगी या समदूरस्थ होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, कुछ पूछना? इसके बाद जो हमारे पास आता है ये है भाई नेक्स्ट आर्टिकल, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, मिटा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। वैसे मैं आपको इसको बताते बताते मैं आपको चुंबकीय बल रेखाओं के लगभग सारे गुण बता चुका हूं। बल रेखाओं के गुण, रेखाएं नहीं बल्कि रेखाओं के गुण। अब इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, इसकी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। 4-5 गुण होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के। पहला गुण तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं, नंबर फर्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, पुनः चुंबक के भीतर से होते हुए उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती है भाई। एक क्या बनाती है, यानी उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करेंगी दक्षिणी ध्रुव में, और चुंबक के भीतर से होते हुए नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ ध्रुव से निकलेगी, साउथ ध्रुव में जाएगी, और वापस चुंबक के भीतर से होते हुए क्या आएगी, ये चुंबक है सपोज के लिए, ठीक है भाई। उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, और वापस उत्तरी ध्रुव से क्या निकल आएगी, बाहर निकल आएगी, और इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती है। और जो बंद वक्र है भाई, इसका न कोई आदि होता है न कोई अंत, यानी कि इसका आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते कहाँ से है। तो इस प्रकार से बंद वक्र का, इनका बंद वक्र का न कोई आदि होता है, आदि का मतलब होता है क्या, स्टार्ट, न कोई शुरुआत होती है किसी बिंदु से, न कोई आदि होता है न अंत, न तो ये कहीं पे समाप्त होती है। इनका आदि पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी आपने निकाल सकते हो, और इसका अंतिम पॉइंट यानी जहां पे समाप्त हो रही है वो भी मालूम नहीं होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती हैं, जो कि नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में प्रवेश करती है, फिर से उस चुंबक के भीतर से होते हुए नॉर्थ पोल से क्या निकल आती है, बाहर निकल आती है। इस प्रकार से एक बंद वक्र बनाती है जिनका न कोई आदि होता है न कोई अंत। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। नंबर दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है भाई। दो चुंबकीय बल रेखाएं, आप नोट करना चाहो नोट करो, कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर, कभी भी और किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद यानी कि
इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती है? इसका कारण यह है कि देखो, दो, अगर सपोज के लिए दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं भाई, और ये इंटरसेक्टिंग है किसी बिंदु पर, क्या है, किसी भी चुंबक की दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि एक बिंदु, सपोज के लिए इस बिंदु ए पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज के लिए ये प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो होगा क्या कि अभी आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय बल की क्या दिखाती है, क्या दिखाती है, दिशा दिखाती है। तो यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं भाई। ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पहले वाले वक्र पे, और दूसरे वाले वक्र पे भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। अब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई, दो भिन्न भिन्न दिशाएं हो गई, नहीं हो गई। ये एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो गई, बिंदु ए इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींची पहले वक्र पे तो इधर को गई, दूसरे वक्र पे खींची तो इधर को गई। तो इस प्रकार से एक ही बिंदु पर कितनी दिशाएं होंगी, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं ये चुंबकीय क्षेत्र की उस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो भिन्न भिन्न दिशाएं दर्शाएगा, दो भिन्न भिन्न दिशाएं प्रदर्शित करेगा भाई। अब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। ये क्या है, एक ही बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र में एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाओं में लगा हो, ऐसा संभव है नहीं है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है भाई, यानी कि असंभव है। अब चूंकि असंभव घटना है जो कि हो ही नहीं सकती, तो असंभव घटना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो लाइंस को, दो कर्व्स को क्या करवाया है, इंटरसेक्ट करवाया है। तो इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं, आपको याद सिर्फ इतना करना है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है ना। क्यों नहीं काटती, उसका कारण यह है क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं दर्शाएंगे, जो कि होना असंभव है। क्लियर, आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को? तीसरा पॉइंट जो है, मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट थर्ड मैंने इससे पहले ही बता चुका हूँ, जिन बिंदुओं पर जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां पर चुंबकीय बल क्या होगा, प्रबल होगा। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर चुंबकीय बल क्या होगा, दुर्बल होगा। और जहां पर समदूरस्थ होंगी वहां पर क्या होगा, समांतर होंगे। देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रबल कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं भाई, जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, दूर जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, तो चुंबकीय बल भी या चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, घटता जाता है भाई, ठीक है ना। और चौथा और लास्ट पॉइंट को आप ले सकते हैं, समदूरस्थ वाला भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाला। एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, और विशेष रूप से हम किसको लें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जहां पर या जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं,
समांतर या समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब है इक्विडिस्टेंट, जहाँ पे इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है भाई इनके बीच की दूरी क्या हो। समांतर का मतलब आप समझते हैं, समांतर मतलब पैरेलल, ठीक है ना। तो और इसको इक्विडिस्टेंट बोलते हैं समदूरस्थ को, जिस प्रकार से समांतर को पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं तो सभी ने समझी हुई है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को, उनके बीच की लंबिक दूरी हमेशा समान रहती है और एक दूसरे को कभी भी मिलती नहीं है। तो जिन स्थानों पर समांतर हो, अब चूंकि समांतर रेखाएं से जब हमारे दिमाग में फिगर बनता है, समांतर रेखाएं हम बोलते हैं एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, समांतर रेखाएं, ठीक है। लेकिन अगर हम कर्व लें, हम क्या लें, इनको भी हम समांतर रेखाएं बोल सकते हैं। ये समांतर कर्व है, तो इसके लिए हम समांतर रेखाएं यूज न करके, समांतर वक्र रेखाएं यूज न करके समदूरस्थ रेखाएं बोलते हैं। वक्रों को हम क्या बोलेंगे, समदूरस्थ रेखाएं। तो इक्विडिस्टेंट हो तो इन बिंदुओं पर, जिन जिन स्थानों पर इक्विडिस्टेंट हो, तो इन स्थानों पर जो चुंबकीय बल होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा भाई। जिन स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विशेषकर, या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हो सकता है, जिन स्थानों पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों या समदूरस्थ हों, उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। आई बात समझ में। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के साथ साथ आपको ये भी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं पूछा जाता है एग्जाम में, है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। कई बार पूछा जाता है कि ध्रुवों पर, इसी से कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, कई ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल क्यों होता है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र एक समान क्यों होता है, किनारों पर घटता बढ़ता क्यों है, ठीक है ना। साथ में आपको ये पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के मैंने आपको कितने गुण बता दिए, 4 गुण बता दिए, ठीक है। तो समझो, मैं ये समझ के, ये मान के चलूँ कि ये आप लोगों को आ गया है। मिटा दूं, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आने वाली है, ये है भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर और ये जो बल है, जिस बल की हम बात कर रहे हैं, ये असल में चुंबकीय बल है। धारावाही चालक समझते हो आप लोग, कल भी बताया था इसको। ऐसा चालक जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग, ठीक है। तो जो धारावाही मतलब जो चालक, ऐसा चालक जो कि जिसमें कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब होता क्या है, देखो कि कल मैंने आपको बताया था कि गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और गतिमान आवेश की परिणति होती है किसके रूप में, वैद्युत धारा के रूप में। तो जो वैद्युत धारा है वो अपने आप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर किसी भी चालक में वैद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, होता है। अब क्या होता है कि सपोज के लिए चालक है भाई, ये क्या है, अब इस चालक में हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसमें इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस चालक को हमने किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया, तो चुंबक के ध्रुव, इसके भी 2 सिरे बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक क्या बनेगा, साउथ पोल। और जो चुंबक है उसका भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सपोज के लिए मेरी उंगलियां देखो, ये कोई नाल चुंबक है, ठीक है ना, और इसमें धारा बह रही है। ये जो चालक है इसमें क्या बह रही है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र। तो 2 चुंबक आपस में एक दूसरे को ये तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला चुंबक इस पर ये तो चुंबकीय बल लगाएगा, ठीक है, वो म्यूचुअल फोर्स है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
इसने भी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी है चुंबक का, तो ये इस पे एक क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय बल होगा भाई वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होगा, और जो जिसमें जो धारा बह रही है उसके भी क्या होगा, लंबवत होगा। चालक में बहने वाली धारा के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो अगर सपोज के लिए यहाँ ध्यान दो, ठीक है, एक चुंबक ले लेते हैं, मैं एक चुंबक ले रहा हूँ, सपोज के लिए कोई नाल चुंबक है। ये कोई नाल चुंबक, ये इसका एस सिरा है और इसका क्या है भाई, एन ध्रुव, ठीक है। और इसके ध्रुवों के बीच में अगर मैं कोई क्या रख दूं, इनके ध्रुवों के बीच में मैं एक तार बांध दूं, एक तार, इस तार में धारा बह रही है, ये कोई चालक है जिसमें क्या बह रही है, आई धारा बह रही है, ठीक है। तो अगर इस तार को हम ढीला इसके बीच में रखें, इसके ध्रुवों के बीच में ढीला रखें, टाइट नहीं कसना, ठीक है ना, तो ये कुछ ऊपर की ओर उड़ जाता है। तार जो है ऊपर की ओर, ध्यान दो कि हमने कोई चुंबक लिया, कोई नाल चुंबक लिया, और उसके ध्रुवों के बीच में हमने एक तार गुजारा जिसमें कि आई एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो ये तार कुछ ऊपर की ओर तन जाता है भाई। अगर हम इसी चुंबक की हम ध्रुवता चेंज कर दें भाई, अब मैं यहाँ एन सिरा ला रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है ना, और यहाँ क्या ला रहा हूँ, यहाँ मैं ले गया एस सिरे को, हमने इसकी ध्रुवता चेंज कर दी, चुंबक एन सिरे को इधर को ले आए, एस सिरे को उधर ले आए, और अब क्या होगा देखो, अब अगर मैं इसमें तार गुजारूं तो ये तार नीचे की ओर तन जाता है, धारा उसी दिशा में बह रही है, धारा उसी बाहर को बह रही है, तो ये नीचे की ओर तन जाता है। और यही काम हम, अगर हम चुंबक की ध्रुवता न बदले, इसी चुंबक की मैं ध्रुवता नहीं बदल रहा हूँ, मैं इसको एन सिरे को यहीं रख दे रहा हूँ, एस सिरे को मैं यहीं रख रहा हूँ, इसकी ध्रुवता नहीं बदली मैंने, ठीक है ना। अब मैंने धारा की दिशा बदल दी भाई, पहले धारा ऊपर की बह रही थी, अब हमने धारा की दिशा को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ये किधर को तनेगा, ये फिर वापस नीचे की ओर, ये प्रैक्टिकल है। हमने क्या किया, कोई नाल चुंबक लिया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, कोई नाल चुंबक लिया और उसके बीच में एक ऐसा तार रखा जिसमें कि आई एम्पियर की धारा बह रही है, और उस तार को हमने ढीला, उसके बीच में ढीला गुजारा। तो क्या होता है कि जब एस सिरा ऊपर की ओर है, ध्यान दो, और एन सिरा इधर है, तो ये ऊपर की ओर क्या हो गया, तार जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है ना। अगर हम इनकी ध्रुवता चेंज कर दें, यानी एस सिरे को इधर ले आए, एन सिरे को इधर, तो तार जो पहले ऊपर की ओर तन रहा था अब किधर की ओर तनाव उसमें नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम ध्रुवता चेंज न करें, चुंबक को वही रखें, सिर्फ तार में धारा की दिशा बदल दें, तो भी वो नीचे की ओर तन जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, धारा के बदलने से बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल की जो दिशा है वो धारा के बदलने से भी बदल रही है, चुंबकीय ध्रुवों के बदलने से भी क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल लगता है, और इस बल की जो दिशा होगी, मैंने आपको क्या बताया, आप चाहो नोट कर लो कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, ये चीजें लिख लोगे जो मैंने आपको बताया अभी, एक बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और इस बल को चुंबकीय बल बोलते हैं भाई। इस बल की दिशा, ध्यान रहे, इस बल की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी लिखते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, तथा चालक में धारा, चालक में आई की दिशा, दोनों के लंबवत होता है, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र, ये नोट करने वाली बात है इसमें कि जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो धारा की दिशा के भी लंबवत होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी क्या होगी, लंबवत होगी। बात समझ में आ गई? क्या कहोगे आप लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर एक क्या लगता है, बल लगता है, जिसकी दिशा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा की भी क्या होती है, लंबवत होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि धारा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है ना। तो वैद्युत धारा की दिशा, जब हम वैद्युत धारा की दिशा की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी चालक में धनावेशों के प्रवाह की दिशा या ऋण आवेशों के प्रवाह की विपरीत दिशा। अगर चालक में हमने इस दिशा में धारा दिखाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को बह रहे हैं, ठीक है ना। तो धारा की दिशा का मतलब है सीधे सीधे अगर आप ये मान लें कि धन आवेश जिस दिशा में चलते हैं वो धारा की दिशा मानी जाती है, होती नहीं है, केवल ये क्या है, परसेप्शन है, माना जाता है। और जिस दिशा में ऋण आवेश जाते हैं उस दिशा के विपरीत दिशा, यानी आप इसको चालक की दिशा बोल सकते हैं, ठीक। तो धारा की दिशा के भी लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है एन से एस की ओर, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, एन ध्रुव से, इस समय चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता बदल गई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस समय किधर को होगी, ये बी की दिशा इधर को है इस समय, और पहले वाले में जो बी की दिशा है वो इधर को है, तीसरे वाले में बी की दिशा किधर को है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है, इस पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल रही है, धारा की दिशा बदल रही है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या हो जा रही है, एकदम अपोजिट हो जा रही है, ठीक है। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल लगता है, और इस बल का निर्धारण करने के लिए, अब इस बल की जो दिशा होगी वो किधर को होगी, इसका निर्धारण दो नियमों से करते हैं। एक बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दायां हाथ और ये, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो दो नियमों से हम इसका निर्धारण करेंगे। इसको मिटा दो मैं, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाले पर बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण, यानी हम इसकी दिशा को कैसे निर्धारित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर अभी बल लगता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब इस बल की दिशा का निर्धारण करना है, नंबर पहला आता है, इसके लिए दो नियम है भाई। आप लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण दो नियमों से किया जाता है। नंबर फर्स्ट, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ध्यान रहे नियम नंबर 1 नहीं है, नियम नंबर 1 बाद में आएगा कहीं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब क्या होता है देखो,
अगर हम दाएं हाथ की हथेली, भाई यहाँ देखो, दाएं हाथ की हथेली को मैं ऐसे फैला के रखता हूँ, ठीक है, ऐसे फैला दिया मैंने समझ। अगर ये जो है धारावाही चालक पर धारा की दिशा है, अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगूठा किसमें, ठीक है ना, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो धारावाही चालक पर जो बल लगेगा, अगर कोई चालक ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी एन सिरा इधर इधर और एच सिरा इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, ये धारावाही चालक रखा हुआ है, उसकी दिशा है, ठीक है ना। तो जो बल लगेगा भाई वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में लगेगा, हथेली के लंबवत, यानी कि बल की जो दिशा होगी वो इधर को होगी इस समय। अगर सपोज के लिए मैं हाथ ऐसे रखा हूँ, देखो, ठीक है ना, ये, अब ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बल लंबवत ऊपर की ओर लगेगा, छत की ओर। बात समझ में आ गई। तो अब हाथ बनाना पड़ेगा भाई, कितनी उंगलियां होती हैं, 2 3 4 उंगलियां और एक अंगूठा, जैसे भी बनेगा है, ठीक है। मेरी आर्ट बहुत खराब है, ठीक है। तो अब ये आपके दाएं हाथ की हथेली है भाई, ये क्या है, दिख रहा, ठीक। तो अगर अंगूठा जो है किसकी दिशा में है, धारा की दिशा में, और जो बाकी की उंगलियां हैं या बीच की उंगली है वो किस दिशा में है, किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करें, तो जो बल लगेगा भाई हथेली के लंबवत ऊपर की ओर इस समय, अब मैं इस समय एक्चुअल में वो बल इधर को लग रहा है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो जो बल लगेगा वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में, ऐसा लगेगा कि आप हथेली से क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं भाई ऊपर की ओर। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आप लिखोगे, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा तथा बाकी उंगलियां एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। देखो 90 डिग्री का कोण है ना, ठीक। देखो यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा तथा बाकी उंगलियां या बीच की उंगली, अंगूठा तथा बाकी उंगलियां या बीच की उंगली भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या इसको ये वाला तर्जनी भी बोल सकते हो, तथा बीच की उंगली एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत रहे, तथा इस स्थिति में यदि अंगूठा धारा की दिशा में तथा बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में और बीच की उंगलियां किस दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो धारावाही चालक पर बल हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में लगेगा, धारावाही चालक पर बल हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में लगेगा। तो ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। और दूसरा है भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी पूछा जाता है, नंबर 2 इसका निर्धारण करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बाएं हाथ के फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का। अब देखो भाई, अब हमें 3 उंगलियां फैलानी है, देखो कितनी उंगलियां हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये है, ठीक है। अगर ये जो उंगली है ये धारा की दिशा में है, ये क्या है, धारा की दिशा में, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये बल की दिशा होगी, ये क्या होगी, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अगर हम अंगूठे को, ये अंगूठा है सपोज के लिए, और ये तर्जनी है भाई, ये क्या है, और ये तीसरी उंगली, ये तर्जनी, ये मध्यमा, बाकी 2 उंगलियां सपोज के लिए हम मोड़ के रख देते हैं, एक और बाकी।
जैसे भी हाथ बनता है, ठीक है ना। तो अंगूठा, ये कौन सी उंगली है? ये तर्जनी है, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यमा, और इसको बोलते हैं अंगूठा। हिंदी में अंगूठा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंगूठी ये धारा की दिशा में है, धारा आई की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, और ये अंगूठा ये बल की दिशा दिखाएगा भाई। ये क्या दिखाएगा? अब आप क्या लिखोगे? यदि हम बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं, 5 उंगलियां है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। कनिष्ठिका का मतलब होता है सबसे छोटी उंगली, अनामिका को बोलते हैं रिंग फिंगर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर या पॉइंट फिंगर, इंडेक्स फिंगर या पॉइंट फिंगर, और इसको बोलते हैं थंब, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाएं भाई, ये दिख रहा है मेरा हाथ, अगर ये धारा की दिशा में है, मध्यमा किस में है? धारा की दिशा में, तर्जनी किस में है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो अंगूठा होगा वो किसकी दिशा दिखाएगा? बल की दिशा दिखाएगा। नोट कर लो, यदि हम बाएं हाथ के पंजे को या बाएं हाथ की हथेली को या बाएं हाथ के पंजे को लिखो, यदि हम बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तथा इस स्थिति में यदि धारा, यदि मध्यमा धारा की दिशा में, तथा इस स्थिति में यदि मध्यमा धारा की दिशा में, धारा यानी कि धारावाही चालक जिस दिशा में धारा प्रवाहित कर रहा है, ठीक है ना, धारा की दिशा में, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए, अंगूठा धारा की दिशा में तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या करेगा। तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करेगा, जो भी आप लिखना चाहो। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? देखो ये तो आसान है, तीनों को ऐसे फैला देना है, ठीक है ना। ये जो है धारा की दिशा में, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? बल को। दूसरा वाला सिंपल है, ये हाथ है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, तो बल किधर को लगेगा? छत की ओर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी इसकी ध्रुवता चेंज कर दूं, ठीक है, तो अब बल किधर को लगेगा? नीचे। आसान है। तो आपको चुंबकीय बल रेखाएं मैं बता चुका हूँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बता चुका हूँ, ठीक है, और आज साथ में बता चुका हूँ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल और धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण। आज के लिए बहुत है।